फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जो उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके यूनिट सेकंड के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इससे पहले जो आपका चैप्टर फर्स्ट है और जो चैप्टर सेकंड है आपका, मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो आप उस वीडियो को देख लेना। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको दे दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस यूनिट में जो आपका जो ये वीडियो है, इसमें हम जो इसका थर्ड चैप्टर है मानव विकास में परिवार, विद्यालय एवं समाज की भूमिकाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर में एक बालक के विकास में उसका परिवार कैसे योगदान देता है, उसकी क्या भूमिका होती है, या फिर जो समाज होता है, हमारे आस पड़ोस, ये जो चीज़ें होती हैं, ये कैसे हमारे विकास में एक वो योगदान देती है, और साथ ही साथ जो हमारा विद्यालय है वो कैसे हमारे विकास में, एक बालक के विकास में उसका योगदान देता है, उस अपनी भूमिका निभाता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको पॉइंट वाइज बहुत सिंपली वे में आपको मैंने इसके अंदर नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। आपको एक एक चीज़ें, आप जैसे मैंने आपको इसमें बताऊंगी कि बालक के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, तो मैं आपको उसमें बहुत से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको समझने में भी ईजी होगा। प्लस आपको अगर वो आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगा ना इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको दोबारा से उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर मेरा कुछ इस टाइप का आपको मोटिव रहेगा आपको पढ़ाने का, कि जिससे कि आप इस वीडियो को देखें तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस यूनिट से मिल जाए। फिर अगर आपका इस यूनिट में कोई भी, अगर आपका वो आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपसे इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने मेरी दो वीडियोस प्रीवियस वाली जो देखी होंगी, उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला होगा कि आपको वो बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर बाई चांस फिर भी कई कुछ चीज़ों में, अगर मान लीजिए कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ वो चीज़ आपको पता होगी, फिर भी अगर कुछ टर्म्स वर्ड्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर में जो विकास है उसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको जो 2 वीडियोस थी पहले की, वो मैंने आपको उसमें बता रखा था कि विकास और वृद्धि होती क्या है। जैसे कि अब अगर आप जानते हैं कि वृद्धि अगर विकास अगर अलग है तो वो किस टाइप से अलग है, मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए थे। मैंने कम से कम आपको 8-7 डिफरेंसेस बताए थे उसके अंदर। और मैंने आपको उसमें विकास के जो पक्ष होते हैं, सामाजिक विकास हो गया, शारीरिक विकास या मानसिक विकास, इन चीज़ों का मैंने ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी होगी तभी भी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि मेरा कुछ तरीका इस टाइप से रहता है कि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको बता दूं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, तभी आप इस विकास वाले चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप वृद्धि से ही जानते हैं कि जो हमारी शारीरिक में, मतलब जो हमें हमारे शरीर के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब आपने देख रखा होगा कि एक बच्चा होता है, पहले वो इतनी साइज उसका छोटा होता है, उसके हाथ पैरों की उंगलियां इतनी साइज में छोटी छोटी होती हैं, बट जैसे जैसे उसमें वृद्धि होता रहता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके शारीरिक विकास में वृद्धि होती रहती है। तो ये चीज़ हमें क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो एक तरीके से आप माप भी सकते हैं। अगर हमारी हाइट को कोई मेजर करने के लिए बोलता है तो हम वो कर सकते हैं ना, उसको मेजर कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि वृद्धि एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम माप भी सकते हैं। प्लस हम उसको क्या कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें आंखों से ईजिली दिखाई देते हैं। चाहे वो हमारे शरीर की आँखों, हमारी जो नाक में वृद्धि, हमारे शरीर की आँखों, नाक, या फिर मुंह, या जो अंग होते हैं हमारे शरीर के, हाथ पैर अंग होते हैं, इनमें जो वृद्धि होती है उसको हमने वृद्धि कहा है। प्लस अब क्या होता है, विकास क्या होता है। अब विकास को देखा जाए तो इससे वो बिल्कुल अलग है। विकास ना तो आपको दिखाई देगा अपनी आंखों से, ना तो आप उसको माप सकते हैं। विकास हमारे एक तरीके से इंटरनली चेंजेस होते हैं, जो आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, फर्स्टली जब वो पैदा होता है तो उसको ओनली रोना आता है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पहला जो उसका काम होता है वो ओनली रोने का होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ रोने की क्रिया आती है। बट जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, वो क्या करता है, वो अपनी इस जो क्रिया होती है उस पर क्या करता है, एक तरीके कंट्रोल भी करता है। फिर वो हंसता भी है, खेलता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, ये सारी क्रियाएं करता है। तो ये क्या है, ये विकास होता है। जो बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके कौशलों में वृद्धि होती है। इट मीन्स जो उसके अंदर स्किल्स होते हैं वो उसको क्या करता है, एक तरीके से पॉलिश करता है, उसको और ज़्यादा क्या करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है। जैसे कहते हैं ना हम टैलेंट जिसे हम कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो वही चीज़ होती है हमारी विकास, और वो विकास के थ्रू ही क्या होते हैं, इसी को हमने विकास कहा। अब इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन मैंने आपको दे रखी है कि जैसे कि लोगों के वर्तमान स्थिति से आने वाले समय में उनके कौशलों में क्या होना, वृद्धि ही मानव का क्या है, मानव विकास कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें
तो मानव के जीवन में नित्य गुणात्मक वृद्धि जो हमेशा सकारात्मक या उनके गुणों में वृद्धि ही मानव विकास कहलाती है। जो मानव जीवन में हमेशा दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति एक दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। ऐसा कोई भी दिन किसी व्यक्ति का नहीं जाता कि उसने कुछ ज्ञान अर्जन ना किया हो, मतलब उसने अपनी लाइफ में कुछ ना सीखा हो। हर एक सेकंड हमारा कुछ ना कुछ सीखता हुआ ही जाता है। तो हमने इसी को क्या कहा है, विकास कहा है। तो यही चीज़ इसने कही है दूसरी डेफिनेशन में। तो ये क्या बोला इसने कि ये कैसी होती है, सकारात्मक होती है। इसी को हमने क्या बोला, मानव विकास कहलाता है। एक मानव के संपूर्ण जीवन काल में प्रारंभ से अंत तक गुणों, कौशलों, विशेषताओं में धनात्मक सकारात्मक बढ़ोतरी होती रहती है। उनमें से कुछ कौशल प्राकृतिक स्वयं समय के साथ विकसित कर देती है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि बच्चे का जैसे कि होता है कि उसको धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लग जाती है, बच्चा माँ को पहचानने लग जाता है। तो ये एक नेचुरल विकास हो रहा होता है, एक प्रकृति के थ्रू विकास हो रहा होता है। या हमारे कुछ कुछ गुण होते हैं। मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी किसी बच्चे के अंदर क्या होता है कि डांसिंग की स्किल्स होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि उसके माँ बाप में होती है। तो ये सब क्या है जो हमें नेचर से एक तरीके से हमें हमने उस पर वो वर्क नहीं किया, वो हमें एज इट इज़ हमें मिल चुकी हैं। बट उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बच्चा अगर बड़ा होता है वो उसके अंदर पॉलिश करता है तो वो उतना ही डांस में क्या होता है, परफेक्ट हो जाता है। बट हाँ, अब ऐसे ही जो विदाउट नेचर हमें कौन कौन से कौशल हम अर्जित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट उसने अपने वर्क किया अपने आवाज़ पे, फिर वो क्या होता है, वो करता है, वो गाना गाता है तो वो अच्छा गा पाता है। वो उसने क्या किया, उस पर प्रैक्टिस की है। इट मीन्स उसको वो बाय नेचर नहीं मिला है, उसने उसका क्या किया है, विकास किया है। तो उन कौशलों को भी हम विकास ही कहते हैं। तो यही चीज़ इसने कहा है ना कि उनमें से जो कुछ कौशल तो होते हैं वो हमें प्राकृतिक स्वयं समय के साथ विकसित कर देती है, और जो लगभग सभी मानव में क्या किया जाता है, पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा चलना, बच्चा एक टाइम पीरियड के बाद ही क्या करने लग जाता है, चलने लग जाता है। मान लीजिए 8, 9 या 10, 11, 12 महीने का होता है तो बच्चे क्या होता है, चलने लग जाता है, बोलना, फिर ऐसे बढ़ना, खाना पीना, प्रेम को क्रोध इत्यादि हमें क्या है, बाय नेचर ही हमारी प्रकृति से हमें क्या हुआ है, एक तरीके से हमने इन कौशलों को अर्जित किया है। ऐसे ही आपका है कि किंतु जो मानव के बहुत सारे जो कौशल होते हैं, कौशलों में बढ़ोतरी उनके शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुभव या अभ्यास से ही प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको डांसिंग का भी एक एग्जांपल दिया कि बच्चे के अंदर मान लीजिए डांस का एक, मान लीजिए उसके माता पिता से उसको वो गुण मिला है, परंतु अगर उसने उस पर वर्क नहीं किया तो उसका वो गुण भी बेकार हो जाता है। अगर उसने उसी पे क्या किया, एक तरीके से उसने अपने वो किया, प्रशिक्षण किया, उस पर शिक्षण वो और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करता रहा, तो उसके अंदर उसकी क्या हो जाता है, एक तरीके से वो उस कौशल को भी प्राप्त कर पाता है। तो यही चीज़ है जिससे वह सामान्य व्यक्ति से क्या हो जाता है, विशेष व्यक्ति बन जाता है। चाहे वह मिट्टी से बर्तन बनाने वाला व्यक्ति हो या फिर मोबाइल या लैपटॉप, कार इत्यादि रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग क्या करते हैं, एक तरीके से उन कौशलों को वो करते हैं, विकास करते हैं अपने अंदर। कि मान लीजिए किसी को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शौक होगा तो वो उस फील्ड के अंदर जाता है तो वो उन कौशलों का अर्जन करता है। ऐसे ही किसी और मतलब वो मान लीजिए बच्चे को बैंकिंग की लाइन में इंटरेस्ट होता है, तो मतलब हर टाइप के अलग अलग वो होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो उन कौशलों को क्या करता है, अर्जन करता है, उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है और उन्हीं का अपने अंदर क्या करता है, विकास करता है। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि जैसे मान लीजिए या फिर वो डॉक्टर हो या अभियंता हो या अधिवक्ता हो या फिर अध्यापक हो, किसी को टीचिंग लाइन में अच्छा लगता हो, या किसी को एक तरीके से प्रोफेशनली जो बोलने वाले वो होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनमें अच्छा लगता है, स्पीकर जिसे हम कहते हैं, या फिर वैज्ञानिक। तो इन सबको अलग अलग मतलब कौशल वो करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। तो ऐसे ही है ना, जैसे कि आपने देखा कि जो बाल्यावस्था है ना, वो कैसी अवस्था होती है, वो मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। अब मैंने आपको पहले बताती हूँ कि मैंने आपको जो 2 वीडियोस मैंने आपको जो पहले प्रोवाइड करवा रखी है ना, उसमें मैंने आपको जितनी भी आपकी लाइफ स्टेजेस है, जो आपकी शेष अवस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, या फिर आपकी वो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी जो इतनी भी हमारी लाइफ की स्टेजेस होती है उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब हम देखते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो हमारे मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है शिशु अवस्था में जो उसको क्या मतलब कौशल जो उसके होते हैं, नेचुरल जो कौशल हमें प्राप्त होते हैं, वो चीज़ वो अर्जन करता है। वैसे वैसे वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा अपने एक तरीके से अंदर बहुत सी नई वो चीज़ों का क्या करता है, एक तरीके से स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ है कि जो शेष अवस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ होती है, और इस अवस्था में वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार सीखना शुरू करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का भी आरंभ होता है। जो आप अभी तक मतलब मान लीजिए शेष अवस्था में जो सीखते हैं, कोई भी बच्चा बालक जो अपना विकास कर रहा होता है, उस टाइम पे जितनी भी उसने स्किल्स सीखी हुई होती है वो एज अ टेम्परेरी होती है, क्योंकि उसमें वो क्या सीखता है, चलना
चलना, बोलना, खेलना, यही सब सीखता है। परंतु जैसे वो बाल्यावस्था में अपना प्रवेश करता है तो उसकी दूसरी लाइफ की स्टेजेस हो जाती है जो विकास की उसकी होती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो फॉर्मली हर चीज़ को टैकल करना सीखता है कि हाँ कैसे समाज में उठना बैठना बोलना चाहिए। फिर विद्यालय में जब जब बच्चा जाता है तो उसमें भी वो अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में सीखता है। तो यही चीज़ कही गई है ना कि जो बाल्यावस्था होती है ना वो हमारी कैसी अवस्था होती है, इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो कैसी शिक्षा को प्राप्त कर रहा होता है, आरंभ करता है, औपचारिक शिक्षा का ही आरंभ होता है। और शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे का जो एडमिशन होता है वो 3-4 साल की उम्र में हो जाता है। बच्चा उस टाइम पे क्या करने लग जाता है, विद्यालय के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। फिर बच्चा विद्यालय से बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, अर्जन करता है, अपने कौशलों को सीखता है वहाँ से। तो यही चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि जैसा बोलते हैं ना कि वो आपने सुन रखा होगा कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको बनाना मतलब वो जब कच्चा होता है उसी को तभी शेप दिया जाता है। तो वही चीज़ बात कही गई है कि जैसे बच्चा जो होता है वो बाल्यावस्था में ही क्या कर रहा होता है, सीखने की उम्र में होता है। मतलब उस टाइम पे बच्चे के अंदर जैसे गुणों का विकास किया जाएगा वो उसी टाइप का बच्चा बनता है। अगर उसके अंदर अच्छी आदतों को एक तरीके से इन्वायरमेंट करवाई जाएगी तो वो बच्चा अच्छा बनेगा। परंतु अगर वो ऐसे समाज और उसमें रहा विद्यालय में जहाँ पे बच्चे गाली देते हैं या वो उल्टा बोलते हैं बड़ों से, तो वो उसी टाइप की वो करता है, सीख पाता है वो बच्चा। तो वैसे एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही वो बच्चा सीखता है। तो यही चीज़ कहिए ना, तभी तो हमारा जो वो होता है परिवार होता है या हमारा जो विद्यालय होता है या फिर जो हमारा समाज होता है वो हमारे विकास के ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। एक बच्चे के विकास में परिवार, विद्यालय और जो समाज होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये थोड़ा ओवरव्यू बताया, अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या एक कैसे कैसे जो परिवार होता है वो अपनी भूमिका को अदा करता है एक वो बालक के विकास के अंदर, ऐसे ही समाज कैसे करता है और फिर विद्यालय कैसे करता है अपनी भूमिका को एक बालक के विकास के अंदर। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपने देख लिया जो बाल्यावस्था होती है हमारी कब से कब तक होती है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। और बाल्यावस्था को ही संवेगी की अवस्था भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मानव विकास का सामाजिक पक्ष। अब मानव विकास का सामाजिक पक्ष क्या है, मतलब कि अब इसके अंदर ये कहा गया है कि जो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका सामाजिक पक्ष होता है। मतलब कि सामाजिक विकास, समाज का विकास किस टाइप से होगा। अब इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे, परिवार हो गया आपका, विद्यालय हो गया आपका, समाज हो गया, जिसमें हम आस पड़ोस को लेकर चलते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। आपने देख रखा है कि व्यक्ति जो होता है ऐसा तो नहीं कि वो इंट्रोवर्ट होता है, वो पूरा एक तरीके से एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए एक व्यक्ति को। वो एक सामाजिक प्राणी होता है, एक तरीके से ये नहीं कि वो सिर्फ एक घर में ही रहता है सीमित, वो हर तरह से क्या होता है वो होता है मिला हुआ होता है, समाज के लिए होता है वो, इसलिए उसको क्या कहा है, सामाजिक प्राणी कहा गया है। वह एक समाज में जन्म लेता है और बड़ा होता है। समाज के साथ साथ उसका संबंध पारस्परिक होता है, अर्थात वह न सिर्फ समाज और उसकी विभिन्न संस्थाओं पर निर्भर होता है, अपितु वह समाज में अपनी भूमिकाओं को भी निभाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक तरीके से सिर्फ उस पर डिपेंडेबल नहीं होता, वो उसमें अपनी भूमिका को भी अदा करता है, समाज के लिए कुछ करके देता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो भी वर्कर्स होते हैं काम करने के लिए, वो अपनी समाज के अंदर भूमिका ही तो अदा कर रहे होते हैं, अपनी सेवाओं को देकर, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा कर लोगों को। तो यही चीज़ कहा गया है कि वो एक समाज पर डिपेंडेबल नहीं होता, वो अपनी उस संस्थाओं पे ओनली ये नहीं कि डिपेंडेड है, वो क्या करता है उनको एक तरीके से अपनी भूमिका को भी निभाता है उस समाज में। समाज की विभिन्न संस्थाएं हमेशा एक इस प्रयास में होती हैं कि वह व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित कर पाए, जिसके लिए वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साधनों की सहायता से इस दिशा में कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अभी जो सामाजिक संस्थाएं हमारी कौन कौन सी हो गई, एक तो आपका ये परिवार की भूमिका के बारे में बताऊंगी, दूसरा मैं आपको विद्यालय की भूमिका के बारे में बताऊंगी, और फिर तीसरा आपको किसके बारे में बताऊंगी, आपके समाज की भूमिका के बारे में, जिसमें समाज में आपका आस पड़ोस भी आ जाता है, आपका जो आपके आस पास पड़ोस में हो गए या आपके पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सारे आपकी किस में आ जाते हैं, वो सामाजिक उसके अंदर आ जाते हैं, समाज के अंदर। अब देखते हैं हम परिवार की भूमिका में। जो परिवार बालक के विकास की कैसी होती है, प्रथम पाठशाला होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो वो जब परिवार में ही पहले क्या करता है, अपनी जो वो होते हैं विकास करता है, वो परिवार के अंदर ही करता है। जो भी कुछ चीज़ें सीखता है वो परिवार में रहकर ही सीखता है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पहले बड़ा होता है, वो क्या पैदा होता है वैसे वो स्कूल चला जाता है या फिर आस पड़ोस में चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता। वो पहले बच्चे कैसा होता है, घर में ही चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। इसलिए क्या कहा गया है, जो परिवार है वो बालक के विकास की कैसी होती है, प्रथम पाठशाला होती है। यह परिवार घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। जो परिवार होता है आपका वो कैसी होती है, हमारे समाज के लिए एक न्यूनतम एक मतलब छोटी सी इकाई होती है। आपने देखा होगा समाज कितना बड़ा है और उसके अंदर हमारा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक छोटी सी इकाई है। सभी परिवारों को मिलाकर क्या बनती है, एक समाज एक तरीके से निर्मित होता है।
परिवार में बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ, स्वार्थ, उसमें न्याय और अन्याय में सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस में अंतर सीखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बच्चा होता है परिवार में रहकर सीखते हैं कि क्या चीज़ें बुरी होती है, क्या अच्छी चीज़ें होती है, कैसे हमें बड़ों से बात करनी चाहिए, क्या चीज़ सत्य है, क्या चीज़ असत्य है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य हमेशा बोलना चाहिए। तो ये बच्चे परिवार में रहकर ही सीखते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती है हमारे विकास के लिए, हमारे जो बच्चे का एक विकास होता है उसके लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन होता है बच्चे का, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। तो यही चीज़ कही है ना कि जो मांटेसरी ने कहा था ना, उनके अनुसार कि इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो बालकों के विकास के लिए जो परिवार के वातावरण में परिस्थिति को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बालक का जो प्रथम विकास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके परिवार में ही होता है। इसलिए इसके वातावरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। और ये थोड़ी ना लाइन है ना, थोड़ी गलत प्रिंट हो गई है, तो आप इसको स्किप कर देना। ओके, ये मैं रॉन्ग ये कर देती हूँ, ये थोड़ी सी लाइन जो है ये गलत प्रिंट हो गई है। ओके, अब हम देखते हैं रेमंड के अनुसार कि इन्होंने कैसा कहा है परिवार में विकास को लेकर। इन्होंने कहा है कि घर ही वह स्थान है ना जहाँ वह महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषताएं सहानुभूति है। कि इसमें क्या है कि वो पहला जो विकास जो होता है बच्चे के अंदर, वो घर के अंदर ही होता है। और महान गुण जो होते हैं वो यहीं से सीखे जाते हैं। और जो पहला एक तरीके से जो सामान्य जो विशेषता होती है सहानुभूति की, आपने देखा होगा सिंपैथी, किसी को लेकर हम सिंपैथी और एम्पैथी आपने पढ़ रखा होगा। तो ये हम कैसे दिखाते हैं, अपने परिवार में ही हम सीखते हैं कि किसी को लेकर मतलब हमें दया भाव रखनी चाहिए, करुणा भाव होनी चाहिए हमें दूसरों को लेकर। तो यही चीज़ें बातें कही गई है रेमंड के अनुसार। अब हम देखते हैं कि परिवार के अंदर के बच्चे का किस स्टेप से विकास होता है, जो परिवार की भूमिका होती है वो कैसी होती है बच्चे के विकास के अंदर। तो प्रथम तो हो गया आपका भाषा का विकास। जो भाषा का विकास होता है, बच्चा कहाँ से बोलना पहले सीखता है, परिवार में जाकर सीखता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने बड़ों को, अगर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो कैसे उसको पापा मम्मी ऐसे बोलना सिखाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये परिवार के अंदर ही रहकर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप विद्यालय में जाकर ही बोलना सीखते हैं या फिर अपने आस पड़ोस में रहकर बोलना सीखते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि हाँ, अगर हम जितना भीड़ भाड़ में रहते हैं उतना हमारे बोलने की जो स्किल होती है वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। बट अगर मान लीजिए पहला तो बच्चा घर में ही सीखते हैं ना, तो यही बात कहिएगी कि घर के अंदर जो परिवार है उसमें भाषा का विकास किस टाइप से होता है, जो बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। तो परिवार परिवार बच्चे की भाषा में के विकास में प्राथमिक निर्देशक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। कि पहला वो एक तरीके से उसके निर्देशक के रूप में और उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, वो भूमिका निभाता है। आपको इन दोनों का टर्म्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जैसे कि निर्देशक होता है कि हाँ, फर्स्ट आपका गाइडर टाइप में आपका परिवार ही तो होता है ना, जो आपको बोलने का ढंग सिखाता है कि किस टाइप से बोलना चाहिए। ढंग तो आप बात की बात है, पहले बोलना ही सिखाता है। तो यही चीज़ है कि आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि परिवार के बड़े छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कुछ शब्द या ध्वनि बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गलत प्रिंट है। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, कुछ शब्द या ध्वनि बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि कई बड़े बच्चे होते हैं वो कैसे बोलते हैं कि मम बोलो या पापा बोलो या मम्मा बोलो, इस टाइप से बोलना सिखाते। तो यही चीज़ें हैं, वह काफ़ी बार उसके सामने माँ मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची आदि शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलकर अपना अनुकरण करने के लिए कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो भाषा है वो हम रिपीटेशन से ही सीख पाते हैं। हम जितना उसका अनुकरण करते हैं, जितनी हम उसकी मतलब एक तरीके से चीटिंग करके बोलने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही उस भाषा को क्या कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चे को क्या करता है, यही अनुकरण करने के लिए तो कहा जाता है। तभी तो बच्चा वो बोलने की प्रैक्टिस करता है, वो बोलता है, उसको चीटिंग करने की कोशिश करता है, बोलकर रिपीट करने की, तभी वो बच्चा क्या कर पाता है, सीख पाता है। और कई बार बच्चा अपने परिवारजनों का भी अनुकरण करने का भी प्रयास करता है। यह प्रक्रिया ही बच्चे का पहला भाषा प्रशिक्षण होता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब वह प्राय अपने परिवार में बोले जाने वाले शब्दों, विशेषणों, अपशब्दों को याद कर लेता है। और ऐसे में परिवार को चाहिए कि वह बच्चे के समक्ष क्या करें, संयमित और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। इससे बच्चे में भी अर्थपूर्ण भाषा कौशल के विकास में नींव पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब वैसे बिहेव में, मतलब वैसे शॉर्ट फॉर्म में आप बातें करें या फिर कुछ बेकार ग्रामर जैसे होती है ना, हमारी कई चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल वो नहीं करते, अच्छे से नहीं बोलते हैं, हम नॉर्मली ऐसे ही वो बोल देते हैं। तो हमें ये बच्चों के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें बच्चों के सामने बहुत सोच समझ कर सही व्याकरण का यूज़ करके और वो चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वही चीज़ सीखता भी है। जैसे हम बात करने का ढंग होगा हमारा, वैसे ही सीखता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं वो प्योर हिंदी बोलते हैं, जैसे कि हम आपको या कुछ इस टाइप से आपने देख रखा होगा। हाँ, जैसे जैसे क्षेत्र की जैसे जैसे भाषा होती है बच्चा उसी को सीखता है फर्स्टली, क्योंकि उसके परिवार में वो भाषा का ही यूज़ किया जाता है। जैसे हरियाणवी बच्चा जो होगा वो हरियाणवी लैंग्वेज अच्छे से सीख पाता है। जो हरियाणा का बच्चा होता है वो हरियाणवी
भी लैंग्वेज सही से बोल पाता है। ऐसे मान लीजिए कोई पंजाबी होते हैं, पंजाबी सही से बोल पाता है, बिहारी होते हैं, बिहारी सही से बोल पाता है। क्यों? क्योंकि वह परिवार में ही रहकर पहले अपनी भाषा का विकास करता है, तो उसको वो जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो उसको अच्छे से आती है। तो इसलिए कहा गया ना कि जो बच्चे के सामने जो भाषा बोलनी चाहिए वो हमें बिल्कुल अर्थपूर्ण बोलनी चाहिए, मतलब एक तरीके से अच्छे से उस शुद्ध भाषा का यूज़ हमें करना चाहिए बच्चे के सामने। तो इसी टाइप से जो बच्चे के अंदर क्या होता है, भाषा का विकास होता है। तो आपने देख लिया कि परिवार के अंदर भाषा का विकास किस टाइप से बच्चे का होता है, परिवार अपनी भूमिका कैसे निभाता है एक बच्चे के विकास के अंदर। तो फर्स्ट उसका भाषा का अपने विकास देखते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं शारीरिक विकास। जो बच्चा होता है, परिवार बच्चे के शारीरिक विकास में भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। वो कैसे? बच्चों को उसके प्रारंभिक काल में किस प्रकार का पोषण मिलता है, वही उसकी शारीरिक विकास की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब आपको मैं इसमें एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। मान लीजिए 2 बच्चे ने आज के टाइम पे जन्म लिया। मान लीजिए कि 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक का जन्म तो ना बहुत ज़्यादा मतलब निर्धन परिवार में हुआ, मतलब जो गरीब थोड़ा सा परिवार था उसके अंदर हुआ, और दूसरे बच्चे का बहुत अमीर परिवार में हुआ। अब जो अमीर परिवार वाला जो बच्चा, उसको तो सभी पोषण मिल रहे हैं, क्योंकि उसको हर चीज़ें सही टाइम पे प्रोवाइड हो पाती हैं। चाहे उसके पौष्टिक को ध्यान में रखा जाता है, हर एक चीज़ों को देखा जाता है कि हाँ उसको सही पोषण मिल रहा है, संतुलित भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। परंतु जो एक निर्धन परिवार का वो बच्चा होगा, उसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती, क्योंकि उनको एक टाइम का खाना ही जुटाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यही चीज़ है कि उसको उतना पोषण नहीं मिल पाता। तो उससे क्या होगा, उनके शारीरिक विकास में भी तो वृद्धि होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बच्चों को पोषण होता है उसी टाइप से उनका शारीरिक विकास भी होता है। जैसा बच्चा खाने पीने में उनका मतलब अच्छा अगर बच्चा होता है खाने पीने में, तो उसका विकास भी बहुत जल्दी होता है, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और मतलब बहुत हट्टा कट्टा होता है। ऐसा नहीं होता कि दुर्बल सा नजर आएगा, वो पतला हुआ नहीं नजर आता है, वो बहुत अच्छे से नजर आता है। तो यही चीज़ है कि जो हमारा परिवार होता है वो भी हमारे शारीरिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। और किस प्रकार से भूमिका निभाता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, और मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पर लिख कर भी दे दिया है कि हमने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक काल में पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जिसके कारण वे सही गति से विकसित नहीं हो पाते। और शारीरिक विकास के साथ साथ परिवार बच्चों को कई शारीरिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण विकसित करने में उसकी सहायता करता है। तो आपने देख लिया जैसे कि इन अनौपचारिक प्रशिक्षणों में आपका आ जाता है, जो कई अनौपचारिक जो प्रशिक्षण होते हैं, ये भी बच्चे को सीखने में उसका परिवार ही मदद करता है। जैसे कि आपने देखा शौच मूत्र का परीक्षण देना, या खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ाने का परीक्षण देना, या फिर बैठने का, चलने का, कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टू टाइम मतलब ऐसी हैबिट डालते हैं कि बच्चा खुद मतलब वॉशरूम जाके टॉयलेट कर ले। तो इस टाइप से ये चीज़ें क्या होती है, हम परिवार के अंदर ही सीखते हैं। तो ये हमारा शारीरिक विकास में भी क्या करता है, जो हमारे परिवार होते हैं अहम भूमिका निभाता है। थर्ड आपका हो गया नैतिक विकास। अब जो मोरल एबिलिटीज़ होती है, जो आपकी मोरल वो होते हैं विकास होता है, उसमें कैसे वो करता है हमारा जो परिवार है, वो कैसे भूमिका निभाता है। तो इसके अंदर भी क्योंकि जैसा बच्चा, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको इसमें एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परिवार बच्चे के नैतिक विकास की प्राथमिक पाठशाला होती है। हालांकि जो बच्चा होता है वो नैतिकता का संपूर्ण पाठ है ना पड़ोस, स्कूल, ये समाज में रहकर सीखता है, परंतु कुछ जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग फेज होता है, वो आपके परिवार में ही तो सीखता है ना कि कैसे बोलना चाहिए। परंतु जब हम बच्चे को बेहद प्रारंभिक नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समक्ष आती है कि हम उसको एकदम स्टार्टिंग स्टेज की बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है बच्चे की सीखने की नैतिक गुणों को, तो वो परिवार में ही तो रहकर सीखते हैं ना। बात की बात है कि वो और ज़्यादा मतलब माइंड को अपने डेवलप करें, तब जाके वो मतलब समाज और परिवार और आस पड़ोस और विद्यालय की भूमिका होती है। परंतु जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे परिवार में ही रहकर बच्चा नैतिक शिक्षा सीखता है। नैतिक विकास से आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि जो बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए बच्चों में, आप करके बोलना चाहिए बड़ों से, या फिर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये सब क्या है, नैतिक मोरल वो ही हैं, विकास ही हैं। तो इसमें क्या है, हम अक्सर आस पड़ोस को देखते हैं कि परिवार के सदस्य बेहद प्रारंभिक आयु से ही बच्चों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, अच्छे लड़के कैसे होते हैं, अच्छी लड़कियों के क्या गुण होते हैं। हम इस प्रकार की शिक्षा बच्चों के अंदर देते हैं। तो ये हमारा जो हमारा वो सीखने का जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, हम परिवार में तो रहकर सीखते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं। तो आपने देख लिया कि क्या चीज़ें मोरल विकास हमारा किस टाइप से परिवार में होता है। तो आपने ये भी चीज़ें देख ली कि बच्चों को हम सिखाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़। अब आपने देखा होगा कि 2 बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए कि किसी के परिवार में बहुत गाली गलौज ये सब चलती रहती हैं, तो बच्चा भी क्या, उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही चीज़ें वो सीखेगा। परंतु कि किसी के घर परिवार में माता पिता भी उस बच्चे से बहुत आप करके बात करते हैं या बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ गुण अर्जित करता है। तो यही चीज़ें कही गई हैं कि बच्चे क्या परिवार
वो बच्चे के विकास में, परिवार की नैतिक विकास में भी बहुत अहम भूमिका होती हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? मतलब कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, क्रोध करना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, मतलब थोड़ा प्यार, जो हम लविंग शो करते हैं किसी को लेकर, तो ये चीज़ें होती है संवेगात्मक, जिसमें हमारे इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब आपको इस वर्ड का मतलब समझना, ये थोड़ी सी ना गलत हो गया, संवेगात्मक होता है ये, ओके, इस टाइप से लिखा जाता है। मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, हिंदी में टाइपिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है, तो थोड़ा सा ये गलत हो जाता है। अब इस में लिख रखा है कि बच्चे के संवेगात्मक विकास में भी परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि जो बच्चा होता है संवेगात्मक क्षमता है, जैसे बच्चा अपनी सांस लेकर पैदा होता है, कुछ कुछ तो जैसे आपने देख रखा होगा रोना, अब रोना वाली जो क्रिया होती है वो बच्चा खुद जब पैदा होता है तभी से वो लेकर सीखता है, परंतु जो गुस्सा होता है या किसी को देखकर हंसना, बोलना, मतलब सॉरी बोलना नहीं होगा, जैसे किसी को देखकर मुस्कुराना, हंस गया बच्चा, या फिर क्रोध करने लग गया किसी बात को लेकर, चिड़चिड़ा होना, ये सब क्या है, ये बच्चा फिर बाद में रहकर सीखता है। पहले तो उसे फोन रोना उसकी जो होती क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे सिर्फ उसको रोना ही आता है। तो यही चीज़ें कि कुछ जो संवेगात्मक गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं, वो बच्चा पैदा होकर ही, वो पैदा के साथ ही लेकर आता है, मतलब कि, परंतु एकमात्र वह कुछ संवेगों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ ही चीज़ों में सीमित रह जाता है, बाकी वो गुणों का अर्जन कैसे करता है, वो समाज में, परिवार में रहकर ही करता है। दूसरे लोगों के संवेगों संवेग समझने का प्रारंभिक अभ्यास बच्चा परिवार में ही करता है। जब बच्चे की माता उसको डांटती है तो उस पर क्रोधित होती है, तो बच्चा क्रोध के संवेग को समझता है, हाँ, कि क्रोध किया जा रहा है, उस पर गुस्सा किया जा रहा है, या उसको बहुत प्यार किया जा रहा है, उन चीज़ों को वो समझता है, उन इमोशंस को क्या करता है, उन इमोशंस का विकास करता है, कि हाँ, उसको इन इमोशंस का क्या होता है, ज्ञान होने लग जाता है, इसका वो विकास करने लग जाता है अपने अंदर। तो यही चीज़ है कि ऐसे ही जब बच्चे की दादी उसे प्रेम से दुलारती है या लोरी सुनाती है, तो बच्चा प्रेम और वात्सल्य के संवेगों का अनुभव करता है। वात्सल्यता का मतलब आपको पता होगा, आपने हिंदी में भी कई बार ग्रामर में वात्सल्य, वो समास, ये क्या कहते हैं, वात्सल्य रस होता है ना, रस, हाँ, उसको पढ़ा होगा, जिसमें हम प्रेम भाव, मतलब जो हमारे माता पिता से हमें प्रेम प्राप्त होता है, उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बालक के जीवन पर घर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाषा के विकास में कैसे परिवार अपनी भूमिका निभाता है, संवेगात्मक विकास में, नैतिक विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, कैसे एक बालक, अब आप इसमें बनाकर भी खुद लिख सकते हैं। मानसिक विकास का मैंने आपको लिखा नहीं है, बट आप इसको बनाकर लिख सकते हैं कि मानसिक विकास में भी कैसे परिवार उसकी भूमिका निभाता है, कि बच्चे का मानसिक विकास भी उसके परिवार में ही रहकर पहला होता है, कि बच्चे की सोच कैसे होती है, बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन वाला मतलब ना चला जाए, क्योंकि वो उसके अपने परिवार में रहकर ही सीखता है कि हाँ, कैसे हमें अपनी सिचुएशन से ओवरकम होना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं, तो आप इसको बनाकर भी कुछ कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को नहीं भी लिखवाए होंगे, तो भी आप अगर पेपर में मान लीजिए 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ा सकते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आपको उतना ही आंसर देना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप उसको पॉइंट में बहुत एक्सप्लेन अच्छे से करके एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा वो करें, एग्जाम्पल ज़्यादा दिया करें, क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं ना तो वो एक तो हाईलाइट अच्छे से हो जाता है, मतलब कि पेपर में सीधे टीचर को एग्जांपल देता है, टीचर उसको पढ़ती है, वैसे अंडरस्टैंड कर जाती है कि हाँ, बच्चे ने अच्छा लिख रखा होगा इसके अंदर भी। तो यही चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि बालक के जीवन पर घर का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो फर्स्ट है कि घर बालक की प्रथम पाठशाला होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा प्रथम चीज़ें कहाँ से सीखता है, विकास का अपना कोई भी चीज़ें अर्जन करता है कौशलों का, वो कहाँ से सीखता है, घर से ही सीखता है, परिवार से ही सीखता है। वह घर में सभी गुण मतलब गुण को अर्जित करता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। बालकों को घर पर नैतिक व सामाजिक शिक्षा का क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण मिलता है। सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। फोर्थ है आपका सामाजिक व्यवहार अनुकूलन करता है, अनुकरण करता है, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी भी देख रेख कर, वो उसको एक तरीके से उसका अनुकरण करता है। जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हम समाज में बिहेव करते हैं, हम भी वैसे बिहेव करते हैं। आपने देख रखा होगा कि अगर हमारे माता पिता अच्छे से बिहेव करते हैं समाज में, तो हमारा भी बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है, अच्छा होता है लोगों के साथ। ऐसे 5th पॉइंट में आपको इसका एक्सप्लेन नहीं करी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट्स है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें स्लाइड मैंने ऐड कर दी कि हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 5th पॉइंट हो गया सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता है। आध्यात्मिक गुण हो गया, जैसे हमें भगवान में, हमारे अगर घर में पूजा पाठ ज़्यादा होता है तो हम पूजा पाठ में भी हमारे इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा बच्चों का रहता है। ऐसे अगर किसी घर में इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता तो उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। तो यही चीज़ के आध्यात्मिक गुण हो गए, नैतिक गुण हो गए, सामाजिक गुण हो गए, ये सब हम अपने परिवार में ही रहकर सीखते हैं। और इसमें हमारे घर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान
होता है। 6 पॉइंट हो गया, उत्तम आदतों व चरित्र के विकास में भी योग देता है। रुचि, अभिरुचि और प्रवृत्तियों का विकास हमारे परिवार में ही रहकर हम करते हैं। बालक की व्यक्तित्व का विकास भी हमारे परिवार में ही रह कर सकता है। प्रेम की शिक्षा भी मिलती है हमें परिवार में कि हमें छोटे से प्यार करना चाहिए, बड़ों से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों से क्या करना चाहिए, हमें प्रेम और उसके साथ बोलना चाहिए। ऐसे आपका 10th पॉइंट हो गया, सहयोग और परोपकार और सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण हम विकसित करते हैं परिवार में ही रहकर। आपका 11th पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट आपका, कि घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। और प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करनी चाहिए। कि हाँ, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा समाज में इस टाइप से वो करे, रहे, बैठे, उठे, बोलना सीखे, तो हमें भी बच्चों के सामने वैसा ही बिहेव करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि माता पिता का जैसा बिहेवियर होता है बच्चों के साथ, बच्चा भी वैसा ही बिहेव करता है दूसरों के साथ। तो हमें भी आपस में क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए घर में माता पिता है तो उनको भी आपस में बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा भी वही गुण अर्जित करता है। तो इसके अंदर यही चीज़ कही गई है। ऐसे आपको 12 सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं था, अभी 12 एंड 13 पॉइंट बेस में मैंने आपको और बड़ा लिख कर पॉइंट दे रखा है। अब इसमें आपको कहा जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति में मानव विकास में परिवार की भूमिका को क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि एक निर्धन परिवार में बच्चा पैदा होता है और एक अमीर परिवार में, तो उसमें क्या होगा, जो निर्धन परिवार होता है उसको तो मतलब सभी चीज़ें अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, उसको पोषण, उसमें मैंने आपको पोषण तत्व से रिलेटेड समझाया था कि हाँ, कि बच्चे का शारीरिक विकास किस टाइप से डिपेंड करता है, क्योंकि उसको सारे पोषक तत्व मिलते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे से वृद्धि कर पाता है। अब इसके अंदर मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति में मानव विकास कैसे होता है, मतलब कि हालांकि प्रत्येक परिवार यह प्रयास करते हैं कि वह अपने सदस्यों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवा पाए, परंतु कई बार क्या होता है, आर्थिक स्थितियां कमजोर होने के कारण बच्चों को वह पोषण या सुविधाएं या शिक्षा हो गई या संस्थान उपलब्ध नहीं करवा पाता है। तो यही चीजें, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट वो होगा आपका, फॉलो होगा कि एक निर्धन परिवार के बच्चों को ले लीजिए और एक अमीर परिवार के बच्चों को ले लीजिए। अगर अमीर परिवार का जो बच्चा होता है उसको सारी फैसिलिटीज़ हो गई जितनी भी, अगर मान लीजिए एक अमीर परिवार का बच्चा एक निजी स्कूल में, मतलब एक प्राइवेट स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, और वहीं अगर निर्धन परिवार का होता है तो वो एक सरकारी और छोटे स्कूल में पढ़ता है। तो मतलब इस टाइप से बहुत सी फैसिलिटीज़ कई बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो पाती। मान लीजिए एक अमीर परिवार का बच्चा है, उसको कंप्यूटर प्रोवाइड हो पा रहा है, और यहाँ तक कि जो छोटे परिवार का बच्चा, निर्धन परिवार का, उसको स्कूल जाने की सुविधा ही नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। तो इससे भी हमारी जो आर्थिक विकास में भी क्या होता है, वो आर्थिक, उसमें भी हमारे बच्चे की आर्थिक स्थिति में भी परिवार की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे आपका 13 पॉइंट हो गया, जिस प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति उसके सदस्यों के मानव विकास को प्रभावित करती है, उसी प्रकार परिवार की सामाजिक स्थिति भी उसके सदस्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सामाजिक स्थिति से कैसे, मतलब अगर परिवार समाज में एक सम्मानित प्रभावशील स्थिति रखता है तो उसके सदस्यों में आप अपनी सामाजिक पहचान को लेकर एक प्रकार का क्या होता है, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे माता पिता का संबंध हमारे समाज में बहुत अच्छा होता है, तो हमारा भी उतना ही क्या होता है, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा रहता है, हमारे भी अंदर भी वो आत्मविश्वास रहता है कि हाँ, हमारा जो बिहेवियर होगा हम भी बहुत अच्छा रखेंगे, या लोगों के साथ जो हमारे जो समाज के लोग होंगे वो भी हमें क्या उसी नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता अगर उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं तो वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी क्या करते हैं, अच्छे से बिहेव करेंगे उनके साथ। तो यही चीज़ें होती हैं कि कुछ जो सामाजिक स्थितियाँ भी हमारे परिवार पे ही डिपेंड करती हैं। तो अब आपने देख लिया कि किस टाइप से जो हमारा वो है परिवार है वो हमारे विकास के अंदर, एक बच्चे के विकास के अंदर कैसी भूमिका को अदा करता है। तो अब हमने इस पॉइंट को समझ लिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर पड़ोस, समुदाय एवं समाज की भूमिका क्या होती है। पड़ोस हो गया, आपको समुदाय हो गया, आपकी कम्युनिटी हो गई, आपका समाज हो गया, या फिर आपके रिश्तेदार हो गए, मतलब इस टाइप से इसकी क्या क्या भूमिका होती है बच्चे के विकास के अंदर। अब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से जो मानव विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, उसी प्रकार से पड़ोस, समुदाय एवं समाज भी उसके संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने भी ऊपर देखा कि हाँ, परिवार में कैसे कैसे हमारा भाषा का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास हो गया, या फिर संवेगात्मक विकास हो गया। तो इसी टाइप से हमारा समाज भी इसके अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस टाइप से पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से हमारे विकास के अंदर, हमारे मानव विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक समाज, या हमारा पड़ोस, आस पड़ोस हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, वो किस टाइप से हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं हमारे अंदर बोल रही हूँ तो मतलब आप समझ जाना कि एक मानव के विकास के अंदर वो कैसी भूमिका निभाते हैं। ओके,
तो इसके अंदर यही लिखा गया है ना कि मानव विकास में परिवार की भूमिका के समान ही समाज की भूमिका भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। और इस समाज में व्यक्ति का पड़ोस, मित्र समूह हो गया या फिर रिश्तेदार इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि समाज के अंदर आपको सब कुछ आ जाएगा, आपके पड़ोस हो गए, आपके मित्र हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए या फिर कोई अदर मतलब जो आपकी समुदाय कम्युनिटी हो जाए, एक सोसाइटी हो गई, ये सारी आपके मतलब विकास के अंदर, मानव के विकास के अंदर कैसे भूमिका निभाते हैं इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे। अगर आपसे पर्टिकुलर एग्जाम में पड़ोस की क्या भूमिका होती है हमारे विकास के अंदर, मानव विकास के अंदर, तो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको समाज के अंदर ही सभी चीज़ों को मैं आपको वो पढ़ा कर चलूंगी। तो इसके अंदर यही है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास पर समुदाय का गहरा असर पड़ता है। बालक की संस्कृति हो गई, आचरण हो गया, रहन सहन हो गया, बोलचाल, स्वभाव, विचार, अब कैसे मतलब ये बोलचाल में कैसे बोलना चाह रहा है। अब आपने देखा होगा कि परिवार में चाहे बच्चा कितना भी कुछ अच्छा सीखता है कई बार, परंतु कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को अपने मित्र में समूह में रहने की आदत हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि मित्र में मतलब स्लैंग, जो आपने अगर होम साइंस पढ़ी होगी 12th क्लास में, तो उसमें आपने ज़रूर सुना होगा कि बच्चों में कैसी भाषा का होता है, स्लैंग भाषा यूज़ करते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में कई बातें यूज़ करी जाती हैं जो ओनली एक मित्र दूसरे मित्र की बातों को समझ पाता है। तो ये सब क्या, ये बच्चा परिवार में रहकर थोड़ा ना सीखता है, ये तो बाहर समुदायों अपने मित्र समूह में रहकर ही सीखता है। तो इस टाइप से कि बच्चों का जो विकास के ऊपर, उसके भाषा के विकास में चाहे आप देख लीजिए, उसका प्रभाव भी मतलब उसका इफेक्ट बच्चों के विकास में भी पड़ता है। भाषा के विकास में हो जाए चाहे वो शारीरिक विकास में हो जाए। तो ऐसी आदतों में भी हमें कैसा आचरण करना चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं ना कि परिवार में तो हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी होती है, परंतु अगर हम मित्र के समूह में रहने लग जाते हैं तो हमारा एक टाइम जो हमारी किशोरावस्था होती है उस टाइम पे क्या होता है, हम अपने मित्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कंपेरिजन टू अपने परिवार के उसमें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा जैसा उसका मित्र करता है वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। अगर वो इतना अच्छा बिहेव नहीं करता तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो उसको देखा देखी वो चीज़ें करने लग जाता है, चाहे वो बुरी आदतें हों चाहे वो अच्छी आदतें हों। कई बार होते हैं कि कुछ अच्छी आदतों का भी वो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है। अगर परिवार उसका बेकार है भी, तभी भी अगर वो आस पड़ोस उसका अच्छा निकला तो वो उन अच्छी आदतों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर वो बुरी आदतों को भी सीख लेता है। तो यही चीज़ का ये है ना कि बच्चे के, बालक के समुदायों का बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, चाहे उसका आचरण हो, रहन सहन हो, या बोलचाल हो, स्वभाव हो, विचार हो, आदतों के निर्माण में भी क्या करता है, समुदायों का परोक्ष प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृत्तियों पर ही समुदायों के वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देख रखा कि बालक जो होता है जन्मजात से ही क्या करता है, अनुकरण करने की वो करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है चीटिंग करना, एक तरीके से किसी की नकल करना। अनुकरण का मतलब समझ जाना कि नकल करना होता है। ओके, तो ये क्या करता है बच्चा स्टार्टिंग से करता है, चाहे वो भाषा के उसमें देख लेते हैं आप कि भाषा के टाइम पे भी बच्चा जो मतलब बड़े लोग कहते हैं कि मम्मी पापा दादा दादी बोलो, तो बच्चा वही अनुकरण करने की कोशिश करता है, उसी से क्या करता है, सीखता है। तो वैसे ही बच्चे की आदत ये नहीं होती कि हाँ बच्चा अब बदल जाता है। हाँ, बच्चों में वही अनुकरण करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वो उसका समुदाय का वातावरण भी उस पर विशेष एक तरीके से प्रभाव डालता है। फिर वो समुदायों में जैसा जैसा उसका मित्र दोस्त करता है, जैसा या उसका समुदाय करता है, समाज में जैसे लोग करते हैं, वो उसकी भी अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है, वो उसको भी क्या कर लेता है, फिर उसका अनुकरण कर लेता है। प्राय बालक वैसा ही बनता है जैसा कि समुदाय का नेतृत्व उसे बनाने की प्रेरणा देता है। सामुदायिक संगति का गहरा और व्यापक असर होता है। प्राय देखने में आता है कि जो कलाकार के साथ रहने वाला बालक उसकी कला से ही प्रभावित हो जाता है और विशिष्ट कला में रुचि रखने लगता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि अगर जो मतलब अगर एक बच्चा है वो एक कलाकार के साथ रहता है, जो आर्टिस्ट होता है उसके साथ रहता है, तो उसके अंदर भी वो गुण अर्जित हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी क्या करने लग जाता है, अनुकरण करने की उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो उसी का ही एक तरीके से, उसी के कारण उसके अंदर भी वो चीज़ क्या हो जाती है, डेवलप्ड होने लग जाती है, उसी के अंदर उसकी रुचि आने लग जाती है। और इसके अतिरिक्त चाहे वो धार्मिक हो गए, सामाजिक हो गए, नागरिक हो गए एवं शैक्षिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, समाज सेवी, राजनीतिक दल, सामाजिक समाचार पत्र, तो ये सब क्या है, या पुलिस, यात्राएं, घर पड़ोस, आस पड़ोस की क्रीड़ा स्थल आदि समुदाय की इकाइयां भी बालक की शिक्षा और उसके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे उसका विद्यालय हो गए, राजनीतिक दल हो गए, समाचार पत्र हो गए। अब समाचार पत्र में भी बच्चे पढ़ते हैं कि हाँ आजकल ऐसा ऐसा चल रहा है, उनका उस पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। वो चीज़ें उस पर उन बच्चा जो होता है उस चीज़ों पर भी सोचने लग जाता है, वो चीज़ें उसको क्या करने लग जाता है, अनुकरण करने लग जाता है उसका। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें मान लो कोई लड़की आया, अगर हीरो
हीरोइन की देखती हैं, वो क्या कहते हैं पोस्ट देखती हैं, या फिर वो कुछ भी चीज़ें देखती हैं, तो उससे क्या करते थे, समाचार पत्र में अगर वो पढ़ती हैं वो चीज़ें, तो वो उस चीज़ को क्या करने लगते हैं, वो करने लग जाते हैं, नकल करने लग जाती है कि हाँ, हमें भी ऐसा ड्रेसअप सेंस अपनाना चाहिए, या फिर हमें इस टाइप से कपड़े पहनने चाहिए, या हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोलनी चाहिए। मतलब इस टाइप से बच्चों के अंदर क्रेज़ होता है कि हाँ, वो क्या करते हैं, फिर उसी चीज़ों को सीखने लग जाता है। तो इसलिए कहा गया ना कि जो बालक का विकास के अंदर है ना, उसके समुदायों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है परिवार के साथ-साथ। मतलब परिवार का तो हमारी प्रथम पाठशाला होती है, उसमें हम परिवार में तो रहकर कुछ-कुछ चीज़ें सीखते हैं बचपन से। परंतु बाद में जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो जैसे-जैसे हमारा एक तरीके से सामाजिक संपर्क बढ़ता जाता है, तो उसी टाइप से जो बच्चा होता है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें चेंज होने लग जाती है, कंपैरिज़न टू जो बचपन में जैसा होता है, उससे वो कभी-कभी क्या हो जाता है, बदल भी जाता है बड़े होने तक। आपने ज़रूर सुन रखा होगा ऐसा। और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जब आपकी भी कुछ एज ऐसी आई होगी, जब आपकी एडोलेसेंस एज होगी, किशोरावस्था अवस्था होगी, तो उस टाइम पे भी आपके अंदर भी बहुत सी चीज़ें चेंज आई होंगी। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहने लग गए होंगे, और आपके अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके परिवार में होती नहीं होंगी, परंतु आपको फिर भी वो चीज़ें करने का मन करता होगा। तो मतलब यही चीज़ें होती हैं। तो यही बात इसके अंदर का यही है ना कि बालक की शिक्षा और उसके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये जो सामुदायिक इकाइयाँ होती हैं। स्पष्टतः बालक की शिक्षा में समुदाय का अभिष्ट योगदान भी रहता है। जो बालक की जो शिक्षा है उसके अंदर समुदायों का भी योगदान रहता है। वो किस टाइप से रहता है, अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। समाज व्यक्ति की भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा के विकास में उसका परिवार किस टाइप से भूमिका निभाता है। अब भाषा के विकास में ही उसका समुदाय कैसे भूमिका निभाता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हालांकि व्यक्ति प्रारंभिक जो भाषाई ढांचा होता है वो अपने परिवार से ही ग्रहण करता है, परंतु वह अपने समाज के प्रभाव में भी प्रत्यक्ष रूप से रहता है, इसलिए वह समाज से भी शब्द भंडार ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि बच्चा कई जो अब हमने जो स्टार्टिंग स्टेज होते हैं हमारी भाषा का, हमने जो परिवार से सीखना था वो हमने सीख लिया, परंतु बच्चा क्या होता है, समुदाय में रहकर फिर क्या करता है, बहुत सी शब्द भंडार का एक तरीके से शब्द को ग्रहण करता है, और भाषा से संबंधित विभिन्न हाव भाव को भी समाज के सदस्य से संपर्क में आने से सीखता है। मनोवैज्ञानिक जो वाइगोस्की भी अपने भाषा विकास के सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से मानते हैं ना कि जो परिवार और समाज बच्चे के भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। बच्चा अपने परिवार और समाज के सदस्यों को आपस में संवाद करते हुए देखता सुनता है, जो देखता है सुनता है, इससे ही भाषा को ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि मान लीजिए आपके परिवार में माता पिता जो आपके हैं वो समाज में किस टाइप से बातें करते हैं, लोगों के साथ कैसे उठते बैठते बोलते हैं, उसी टाइप से बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें क्या होती है, अर्जित होती हैं। बच्चा उन्हीं चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। जैसे जैसे हम समुदायों के लोग जैसे जैसे हमसे बात करते हैं, हम वही चीज़ें उनसे क्या करने देते हैं, उन्हीं चीज़ों को क्या करने देते हैं, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, वो चीज़ें हम सीखने लग जाते हैं, हमारे अंदर भी वो चीज़ें गुण आने लग जाते हैं, चाहे वो अवगुण कहो या गुण कहो, वो चीज़ें हमारी भाषा के शब्द भंडार में ऐड होती चली जाती हैं। हम स्टार्टिंग में मान लीजिए हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, कई कई बच्चे होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा, उनको सिर्फ पहले अपनी मान लीजिए कि ओनली अगर हरियाणा का बच्चा मान लीजिए, उसको सिर्फ हरियाणवी बोलने आती है बचपन में, क्योंकि वो हरियाणा में रहा है तो उसको हरियाणवी बोलने आएगी। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे समुदायों में जाता है, फिर वो उसको हिंदी बोलने भी आ जाती है, फिर हिंदी के साथ साथ फिर इंग्लिश बोलना भी लग जाता है। तो ये सब क्या है, वो अपने अंदर शब्द का भंडार एक तरीके से संजोता रहता है, मतलब उसके अंदर ऐड करता रहता है, ऐड ऑन होता ही रहती है उसके अंदर भाषा के विकास में, उसके शब्दों के जो वर्ड्स होते हैं उनको। अब नेक्स्ट आपका ऐसे ही, अब आपने देख लिया कि कैसे भाषा का विकास किस टाइप से समुदाय की भूमिका निभाता है भाषा के विकास में बच्चे के। अब नेक्स्ट आपका कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में समुदाय कैसी वो निभाता है, भूमिका निभाता है। आप इसको ना एक एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक व्यक्तित्व के विकास में, इसमें ऊपर था आपका भाषा के विकास में, तो इसको आप है ना अलग से, जैसे मैंने ऊपर सब पॉइंट करके और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा है ना, उस टाइप से आप इसको पेपर में लिखना है। ओके, मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ साथ साथ कि आपको किस टाइप से पेपर में लिखना है, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि आपको किस टाइप से लिखना होता है, किस टाइप से नहीं लिखना होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर समुदाय का गहरा असर पड़ता है। अब बालक की जो संस्कृति होती है, आचरण होता है, रहन सहन होता है, बोलचाल होती है, स्वभाव, विचारों, आदतों के निर्माण में भी समुदायों का क्या होता है, परोक्ष प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप इसको अपने पर्सपेक्टिव में भी लेकर चल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपकी एज बढ़ रही होगी, तो हम स्टार्टिंग में तो अपने परिवार में ही रहकर हर चीज़ें सीखते हैं, परंतु फिर जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, तो हमारे जो रहन सहन हो गया, हमारे बोलने चालने का जो तरीका हो गया, या किसी के साथ बात करने का तरीका हो गया, किसी के साथ उठने बैठने का तरीका हो गया, हम ये सब चीज़ें कैसे सीखते हैं, अपने समुदायों में रहकर सीखते हैं कि हाँ, हमारे समुदायों में लोग, जो हमारी कम्युनिटी है वो किस टाइप से कर रही है, जो हमारी सोसाइटी है वो लोग कैसे कर रहे हैं आपस में, तो उस टाइप से हम सीखते हैं। तो यही चीज़ कही गई है कि इसके अंदर की जो व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी का जो विकास होता है, वो उस पर भी हमारा जो
जो समुदाय होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसकी महत्वपूर्ण एक तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के विकास में, इतनी हमारी पर्सनालिटी में एक बालक की। अब थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है मानव जीवन में मित्र समूह एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। व्यक्ति बचपन से ही मित्र समूह में समय व्यतीत करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, 3-4 साल की उम्र में आपका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उस टाइम पे आप देखते होंगे कि बच्चा क्या करता है, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में रहना चाहता है, कि आपस में क्या होता है, वो फ्रेंड्स ही तो बन जाते हैं ना। तो यही चाहिए कि और धीरे धीरे मित्र समूह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। हालांकि मित्र समूह व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक ही अंग है, परंतु अपनी विशेषताओं के कारण यह अन्य सामाजिक संस्थाओं की तुलना में एक विशिष्ट महत्व रखता है। आपने ज़रूर देख रखा होगा कि बेशक ये एक ही वैसा होता है, सामाजिक संस्थाओं का एक ही अंग होता है, परंतु ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, एक बालक होता है, वो इस जो समुदायों का जो होता है मित्र समूह होता है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई वो उस पर होता है, प्रायोरिटी पे होता है। आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि कई बार क्या होता है ना, कि परिवार में कुछ चीज़ें बोली जाती हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी जो बच्चा होता है क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा ये चीज़ सही है। क्योंकि वो क्या होता है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में होता है, तो जो फ्रेंड्स उसके बोलते हैं ये चीज़ें सही है, तो उसको वो चीज़ें सही लगने लग जाती है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जिस टाइम पे हमें परिवार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें अपने सिर्फ ओनली दोस्तों की जो बातें होती हैं वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यही चीज़ें इसके अंदर कही गई है कि ये अपना एक तरीके क्या रखता है, समाज के अंदर एक विशिष्ट महत्व रखता है। और आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को अपने मित्र समूह के साथ खेलता देखते होंगे। ऐसे ही आप अपने आप किशोरों, युवाओं, अधेड़ों और वृद्धों को भी मित्र समूह में समय व्यतीत करते हुए देखते होंगे। आपने ज़रूर देख रखा होगा कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनका भी एक ग्रुप होता है। कई जो वृद्ध होते हैं एक्सरसाइज करने जाते हैं पार्क वार्क में, तो उनका भी एक अलग सर्कल हो जाता है। सारे के सारे जितने भी ओल्ड एज के होते हैं वो सब पीपल्स होते हैं, या फिर जो यंगेस्ट पीपल्स होते हैं वो उनका एक अलग ग्रुप होता है, या फिर जो छोटे छोटे बालक होते हैं 7-8-10 साल के, 12 साल के, उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो ये सब क्या, ये एक हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपना फ्रेंड सर्कल बनाने की देखता है। तो यही चीज़ें इसके अंदर कही गई हैं कि मित्र समूह व्यक्ति के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह व्यक्ति के विकास में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। एक मित्र समूह व्यक्ति के जीवन में इतने प्रभावशाली ढंग से भूमिका निभाता है ना, कि यह व्यक्ति के व्यवहार, आचार एवं विचार तक को निर्देशित एवं अभिप्रेरित करता है। कई बार व्यक्ति समूह में सम्मान पाने के लिए उनका कार्यों का भी करता है, जिसमें अत्यधिक जोखिम जुड़ा होता है। आपने ज़रूर देख रखा होगा कि कई बार क्या होता है ना, कि अपने मित्र में कुछ कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे कि उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ें वो हैं, इनको करने से क्या हो जाएंगे, वो एक हाई उस पर चले जाएंगे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देखने लग जाएगी अपने एक फ्रेंड सर्कल में, तो वो सब भी काम करने लग जाते हैं, चाहे वो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम क्यों ना हो। और कुल मिलाकर मित्र समूह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आपने ज़रूर देखा कि कैसे हम मित्र जो हमारा है वो कैसे एक हमारे विकास के अंदर, जो बालक के विकास के अंदर, वो कैसे एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में उभरा हुआ है अलग से। अगर आप इसके लेकर देखेंगे ना, आपसे एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि जो मित्र का जो समूह होता है, मित्र जो होता है वो उसका एक अलग ही हमारे विकास के अंदर एक अलग ही योगदान जुड़ जाता है। आप इसको अपने समाज में भी लेकर वो चल सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग से एक पॉइंट के वाइज भी आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन ईजिली पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके समाज को लेकर सीधे पूछ ले, या फिर आपसे सीधे वो मित्र समूह को भी लेकर पूछ सकता है कि मित्र का हमारे मानव विकास के अंदर किस टाइप का योगदान रहता है, कैसी भूमिका वो अदा करता है हमारे एक बालक के विकास के अंदर। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये आप खुद भी जानते हैं। अगर आप अपने को लेकर चलेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा कि हाँ किस टाइप से कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, समाज व्यक्ति के नैतिक विकास को निर्देशित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था भी है। अभी हमारी मॉरल जो हमारा विकास है उसमें कैसी भूमिका निभाता है। आपने ऊपर देखा परिवार हमें कैसे किसी के साथ बोलना चाहिए, कैसा अच्छा बोलना चाहिए, किसी के कैसे उठना बैठना, बोलने का तरीका, ये सब हम परिवार में रहकर सीखते हैं। और हमारा समाज भी हमें इन सब गुणों का एक तरीके से वो करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो किस टाइप से निभाता है हम इसके अंदर देखते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति में परिवार में धारण की गई नैतिक के जटिल रूप का विकास करता है। हालांकि समाज में व्यक्ति अक्सर उन नैतिक नियमों को सीखता है जिनका प्रारंभिक ढांचा वह परिवार में विकसित करता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि समाज व्यक्ति से उसकी पारिवारिक नैतिकता से भिन्न होकर ही नैतिक की अपेक्षा करता है। मतलब कि कई बार आपने देख रखा होगा कि हम परिवार में कुछ चीज़ें सीखते हैं कि हमें किसी के साथ कैसा बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हम बहुत से लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चलते हैं,
तो कई मान लीजिए कई चीज़ें होती हैं, आपके जो उठने बैठने के जो लोग होते हैं, आपके साथ जो लोग होते हैं, उनका कुछ अलग रवैया होता है, तो हम उनको भी कॉपी करके वो चीज़ें क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अब आपने ज़रूर देख रखा होगा कि जैसे खाने का तरीका होता है, अब आपने ज़रूर देखा होगा कि हम घर में मान लो हाथ से खाते हैं या फिर नॉर्मल स्पून से भी खाते हैं, परंतु जब हम बाहर जाते हैं तो आपने अगर देखा होगा, आपके समुदायों में वैसे वैसे लोग हैं कि जो फोक और उसका यूज़ करते हैं, स्पून का यूज़ करके खाते हैं खाना, तो हम भी वो चीज़ें सीखने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारी नैतिक विकास में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जो हमारा समाज होता है, वो हमारे नैतिक विकास में भी बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका को निभाता है। आपने कई बार अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से सुना होगा कि अपने से बड़ों का अभिनंदन करना चाहिए, उनसे सम्मान से बात करनी चाहिए। तो ये हमारे समुदायों के लोग भी हमें सिखाते हैं, हमारे जो समाज होगा, हमारा आस पड़ोस हो गया या हमारे रिश्तेदार होगा, ये सब भी हमें क्या करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें सिखाते हैं। जो बुरे लोगों की जो संगत से दूर रहना चाहिए या अच्छे काम करने चाहिए, ये सब हम क्या करते हैं, हमारे समाज के अंदर हमें नैतिक गुण हमें इसके अंदर अर्जित होते हैं। समाज के ये सभी निर्देश अपने सदस्यों के नैतिक विकास को क्या करते हैं, निर्देशित करने के लिए होते हैं। तब आपने देख लिया कि किस टाइप से जो हमारा समाज है वो हमारे भाषा के विकास में, शारीरिक विकास में या व्यक्तित्व के विकास में, या जो हमारा मित्र समूह है उसका तो एक अलग ही आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि वो कैसे हमारे जो बालक के विकास के अंदर कैसे भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है कौन सा, बालक के विकास में विद्यालयों का योगदान। अब विद्यालयों का क्या योगदान होता है हमारे बालक के विकास में, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक बालक के विकास में विद्यालय का क्या योगदान होता है, कि जो बालक है वो कैसे, मतलब जो विद्यालय है वो कैसे एक बालक के विकास को प्रभावित करता है, कैसे अपनी भूमिका को अदा करता है। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है, जो विद्यालय है ऐसी संस्था होती है ना जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है ना कि वह समाज में एक सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य के लिए बालक को तैयार करने में सफलता मिले। एडमिशन का क्या मोटिव होता है कि हाँ, वो बालक को ऐसा वो तैयार करे जिससे कि जो बच्चा है वो कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, योग्य एक सदस्य के रूप में उभर कर आए। तो इसका ये उद्देश्य होता है एक विद्यालय का। आखिर में विद्यालय क्यों स्थापित किया गया होगा, कि लोगों को में अच्छी भावनाओं की उत्पत्ति कराई जाए, उनमें नए नए कौशलों को वो करा जाए, बनाया जाए, नए नए कौशल अर्जित करवाए जाए उन बच्चों में। तो इसी उद्देश्य से उसका वो क्या हो गया, मतलब इसका निर्माण किया गया, इसको स्थापित किया गया होगा विद्यालय को। अब ऐसी इसी बात पे जो टीपी नन के अनुसार है ना, जो एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिनका क्या होता है, जिनका विशेष कार्य है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उनकी ऐतिहासिक की निरंतरता को बनाए रखना, उनके भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना। इट मीन्स उनको मोटिवेटर के रूप में विद्यालय क्या करता है, एक बालक के विकास में मोटिवेटर के रूप में काम करता है। जो विद्यालय होता है वो क्या करता है, उसमें बहुत सी अहम भूमिका होती है विद्यालय की। हम एक एक करके नीचे इसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु इसमें एक थोड़ा मोटा मोटा आप देख लीजिए कि जो विद्यालय है वो आखिर में क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखता है, उनकी जो भूतकाल की जो सफलताएं होती है उनको सुरक्षित रखने का भी कार्य करता है। ऐसा ना हो कि पहले वो पास्ट में कुछ इस टाइप से पर्सन था, अब वो आगे भी चलकर एक अच्छा इंसान बना रहे, उसके लिए भी अपनी विद्यालय क्या करता है, अपनी भूमिका को निभाता है ना। अब आपने देख रखा होगा, मान लीजिए कि एक बालक है, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, परंतु बाद में भी बच्चे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। परंतु जो विद्यालय होता है उसकी क्या भूमिका होती है कि जो बच्चा जैसा पास्ट में था उसी को आगे भी वो क्या कराया जाए, उसमें और अच्छे गुणों को अर्जित करवाया जाए और उसमें क्या किया जाए, इसमें सुधार किया जाए। ये ना हो कि उनकी जो भूतकाल की जो सफलताएं हैं उनको भी वो भूल जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षित रखने का भी कार्य विद्यालय ही करता है। तो टीपी नन के अनुसार इन्होंने ये बात कही है। और हाँ, साथ ही साथ में भविष्य की भी गारंटी लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो विद्यालय है वो हमारे भविष्य को सुधारने का भी तो काम करता है ना, कि हम भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने, अच्छी प्रतिष्ठा हमें मिले। तो एक बालक के विकास में ये भूमिका अदा करता है। अब हम इसका अच्छे से विस्तार पूर्वक नीचे देखेंगे, परंतु पहले हम इसके मतलब योगदान के बारे में देख रहे कि विद्यालय का क्या क्या योगदान होता है एक बालक के विकास के अंदर। मैंने इसको शॉर्ट पॉइंट में आपको लिख के दे रखा है कि जैसे कि बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है वो विद्यालय। जिसकी जो जटिल परिस्थितियाँ होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सी चेंजेस आते रहते हैं। हमने देखा है कि बहुत से ऐसी डिफिकल्टी सी सिचुएशन आती है जिसको उभरने के लिए भी हमें जो विद्यालय होता है वो तैयार करता है। हम विद्यालय में यही चीज़ तो सीखते हैं ना कि कैसे हमें ओवरकम होना है, अपनी जो हमारी डिफिकल्टीज वो है लाइफ है उसको कैसे हमें हैंडल आउट करना है। तो ये इसमें भी विद्यालय का योगदान होता है हमारे बालक के जीवन के अंदर। ऐसी सेकंड है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। इनमें जो हमारी सामाजिक संस्कृति होती है उसको भी बचाए
रखता है, उसका भी संरक्षण करता है। जो हमारी जैसी संस्कृति होती है, आपने देखा होगा कि विद्यालयों के अंदर बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सी वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो संस्कृति होती है वो बनी रहती है, जिससे कि जितने भी जिस टाइप के भी जो विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं। आप जानते हैं कि विद्यालय के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना बाउंडेशन लगा होता है कि ओनली हिंदू आएंगे या मुसलमान नहीं आएंगे, या मुस्लिम नहीं आएंगे या हिंदू नहीं आएंगे, या ईसाई लोग नहीं आएंगे। तो ये सब क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। बट सारे सभी धर्मों को क्या होता है, एक तरीके से सम्मान किया जाता है विद्यालय के अंदर। तो उसका एक ये भी कार्य होता है ना कि उनकी संस्कृति को भी बचाए रखता है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण क्या होता है, जो बालक होता है वो अपनी एक तरीके से जो संस्कृति होता है उसको समझता भी है, साथ साथ उसको अपनी अगली जो आने वाली जो पीढ़ियाँ उसको भी हस्तांतरित करने के लिए विद्यालय उसको क्या करता है, योग्य बनाता है। ऐसे जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो विद्यालय की क्या भूमिका होती है बालक के विकास के अंदर, कि विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। इट मीन जो हम बच्चा एक परिवार में एक पैदा होता है, वो उसको एक सामाजिक लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे संसार में वर्ल्ड के साथ कैसे संबंध उसके कराए जाए, उसका भी एक विद्यालय ही काम करता है। क्योंकि वो उसको क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन जब हमें मिलती है, हमारी जो शिक्षा होती है, वही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। वरना अगर ये चीज़ ना हो तो हम एक तरीके से दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे देशों के जो लोग होते हैं, उनके साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रख पाए शायद से। क्योंकि जो एक एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र जो साधन होता है ना, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, आपस में वो होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। फोर्थ पॉइंट है कि व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिफ्थ है, विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। सिक्स पॉइंट है आपका कि मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। मतलब जो वो होता है, विद्यालय होता है, वो उनके चेंजेस भी तो करता है ना, उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उनको भी एक तरीके से सही सकारात्मक सोचने पे विद्यालय अपनी अहम भूमिका निभाता है कि हाँ, बच्चा जो है वो सकारात्मक सोचे, नकारात्मक उसमें के अंदर ना वो आए, इंटेंशंस ना आए। इसलिए जो विद्यालय है वो सूचना के बजाय बालक को अनुभव प्रदान करते हैं। सेवन पॉइंट है, आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है कि वो एक वर्ल्ड लेवल पर सोच पाए। उनकी जो दृष्टिकोण है वो क्या हो, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक वर्ल्ड लेवल पे रहता है। तो ये विद्यालय की मुताबिक उस अकॉर्डिंग हो पाया। विद्यालय है तभी हम इस टाइप से चीज़ों को सोच पाते हैं। विद्यालय हमारे अंदर ऐसे गुणों को अर्जित करता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, दूसरों के सामने एक अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसे 8 पॉइंट है आपका कि आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे क्या होता है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है स्कूल के अंदर। पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भावों का क्या होता है, सृजन होता है, उनका निर्माण होता है। सृजन का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है निर्माण करना, और उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। 9 अब इसमें हम अपने देख लें शॉर्ट में कि किस टाइप से जो विद्यालय है वो अपनी भूमिका को अदा करता है एक बालक के विकास के अंदर। अब हम इसको एक तरीके से बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ते हैं कि बालक के विकास में विद्यालय के प्रभाव। विद्यालय को यह महत्वपूर्ण स्थान कुछ कारणों से दिया जाता है, हम उनका उल्लेख नीचे कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने जीवन की जटिलता के ऊपर विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है मानव विकास के अंदर, विशाल संस्कृति विरासत, विशिष्ट वातावरण की अवस्था, घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी ये शॉर्ट पॉइंट्स में लिख के दे रखे थे, अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। व्यक्ति का सामंजस्य पूर्ण विकास करना, बहुमुखी संस्कृति चेतना का विकास, आदर्श एवं विचारधाराओं का प्रसार होना, और जो 8वां आपका समाज की निरंतरता एवं विकास। और 9 पॉइंट है विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान। और 10th जो होता है वो शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना। जो विद्यालय का ये सब कार्य होता है, ये अपने प्रभाव डालता है एक मानव के विकास के अंदर। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आपका आता है जीवन की जटिलता। अब इसमें क्या है, विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। जो विद्यालय में ही तो हम जाकर सीखते हैं कि कैसे हमें अपनी सिचुएशन से ओवरकम होना चाहिए, कैसे हमें जो डिफिकल्ट सिचुएशन आती है उससे कैसे हमें क्या करना चाहिए, उसको दूर करना हमें आना चाहिए। तो ये सब हम विद्यालय में जाकर ही सीखते हैं। आप अपने पेपर देते हैं, पेपर में अगर कम मार्क्स आते हैं तो आपको कैसे निराश नहीं होना, अपने उस मार्क्स को, मान लो अगर आपके बेकार मार्क्स आए हैं इस साल तो आप और मेहनत करके दूसरे साल अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये सब क्या हम विद्यालय के अंदर ही रहकर सीखते हैं। तो ये विद्यालय की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है हमारी लाइफ के अंदर। जो विद्यालय होता है वो हमें बहुत सी चीज़ों को एक तरीके से सिखाता है, जिससे कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। हम परिवार में जो चीज़ें सीखते हैं वो तो हमारा अलग चीज़ें हैं, जो भाषा का विकास होता है ये चीज़ें होती हैं, मानसिक शारीरिक विकास होता है, हमारी नैतिक वो
विकास होता है। तो ये सब तो हमारे परिवार के अंदर होता है, समाज में भी हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। पर विद्यालय के अंदर हम ये सब चीज़ें तो सीखते ही हैं, हमारी भाषा का विकास भी किस टाइप से होगा? हमारे अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, और शब्द भंडारों का विकास होता है। परंतु इनके साथ-साथ हम जीवन की अपनी लाइफ़स्टाइल को जीने का तरीका भी हम विद्यालय के अंदर ही रहकर सीख पाते हैं। उसके अंदर हमारा विकास होता है। जो अब जैसे इसमें लिख भी रखा है कि आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। आज का टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत चीज़ें आपको ईज़िली प्रोवाइड हो पाती हैं। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं के स्वयं पूर्ण करने और बच्चों की शिक्षा की स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। परंतु आज जनसंख्या में वृद्धि आवश्यकता की से अधिक हो गई है। उस टाइम पे लोगों के पास टाइम होता था कि हाँ, वो क्या कर पाएँ, लोगों को वो बच्चों को अपना टाइम दे पाते थे, फैमिली भी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, काम का ओवरलोड भी नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण जो था मतलब ज़्यादा वर्क नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या कर पाते थे, अपने परिवार को टाइम दे पाते थे। परंतु अब जो विद्यालय आखिर में विद्यालय इसीलिए वो किया गया, मतलब स्थापना इसकी हुई है, जिससे कि क्या होता है, जो आज जनसंख्या की वृद्धि हुई है, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तु के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जीवन बहुत कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। अब मनुष्यों को अपने अपने कार्यों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है ना कि वह अपने बच्चों की क्या करें, शिक्षा की देखभाल कर सके। इसलिए उसने यह कार्य विद्यालयों को सौंप दिया है। अब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है कि लोग अपने टाइम को क्या कर पाए, अपने परिवार के साथ स्पेंड कर पाएँ। आपने देख दिया कि आजकल की जो जनरेशन हो गई है वो कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा बिजी जनरेशन हो गई है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, अपने बच्चों को देख कर पाएँ। तो इसलिए एक विद्यालय एक ऐसी संस्था का स्थापना की गई है ना, जिसने एक तरीके से क्या किया, इन सभी कामों को करके दिखाया है। जो विद्यालय में हम जाकर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आंगनवाड़ी भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को एक तरीके से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा पाए। तो वो क्या कर पाते हैं, वो बच्चों को एक ऐसी संस्था में भेजते हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे क्या कर पाते हैं, अच्छी से अच्छी आदतों को सीख पाते हैं। तो यही चीज़ है कि जो विद्यालय है वो अपनी भूमिका को कैसे अदा करता है, जीवन की जटिलता का सामना करने के लिए मानव का विकास इस टाइप से करता है। ऐसे सेकंड पॉइंट है आपका विशाल संस्कृति की विरासत। जो विद्यालय है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो हमारी संस्कृति विरासत को भी क्या करता है, एक तरीके से संभालने का कार्य करता है, उसको बनाए रखने का कार्य करता है। क्योंकि हम विद्यालय में जाकर आपने देखा बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर धर्मों, हर कल्चर, हर लोगों के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, और उसको लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ करते भी हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी संस्कृति होती है वो क्या होती है, एक तरीके से उसका संरक्षण हो रहा होता है। आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है और इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाते हैं, अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालयों को ही सौंप दिया है। जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया कि वो जटिल जो जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका सामना करने के भी जो जिम्मेवारी हमारी क्या है, एक विद्यालय में सौंपी गई है। इसी टाइप से जो हमारी संस्कृति को बचाए रखने का कार्य भी एक विद्यालय को ही सौंपा गया। जो विद्यालय है वो अपनी भूमिका को इस टाइप से जो संस्कृति को बचाए रखने का कार्य करके ही अपनी भूमिका को अदा करता है एक बालक के विकास के अंदर। अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालयों को सौंप दिया। विद्यालय में बालकों का मानसिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है। अब आपने देख रखा होगा कि बच्चों को स्कूल के अंदर बहुत सी स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग वो देशों के साथ क्या किया जाता है, अलग अलग स्कूल में प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे के अंदर विकास ही तो हो रहा होता है ना, उनके मानसिक विकास हो जाए, चाहे वो शारीरिक विकास हो जाए या फिर सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विकास। अब आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जाते हैं या फिर नेशनल लेवल पे भी बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब क्या, ये विद्यालय के द्वारा ही हो पाया है। परिवार में रहकर तो बच्चे ये सब नहीं कर पाता। ये काम कैसे मुमकिन हो पाया है, एक विद्यालय के थ्रू ही हो पाया है। स्कूल्स नहीं होते तो ना तो बच्चे ये सब में पार्टिसिपेट कर पाते, ना तो बच्चों के अंदर इन चीज़ों का विकास हो पाता। तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका कि विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। इंग्लिश में बोलूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका ये थोड़े से ना वो हो गए हैं, नंबर गलत लिखे गए हैं मेरे से, तो आप इसको इग्नोर कर देना। अब वह घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ियाँ वो किस टाइप से है, ऊपर तो मैंने आपको ओनली पॉइंट बताया था, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको इसको नीचे एक्सप्लेन करूंगी, वो सारे पॉइंट मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वही चीज़ है कि विद्यालय बालकों को घर संसार से जोड़ने का कार्य करता है। बालक की शिक्षा में घर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और घर में रहकर ही वो क्या करता है, अनुशासन, सेवा, सहानुभूति हो गई, निस्वार्थ प्रेम आदि गुणों को क्या करता है, सीखता है। पर घर की जो चार दीवारों में बंधे रहने के कारण उनके ये गुण क्या नहीं हो पाते, अपने परिवार के व्यक्ति का
तक ही सीमित रह पाते हैं। वो ऐसा नहीं हो पाता कि वो बहुत से समाज के साथ शेयर हो पाएँ। अगर वो परिवार में ये सब गुणों को अर्जित करता है, पर विद्यालय नहीं होता, तो ना तो वो चीज़ें शेयर हो पाती दूसरे तक। आप देखते हैं ना कि एक व्यक्ति का अगर मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है, तो वो अपने गुणों को अगर दूसरे के साथ शेयर करता है, इट मीन्स वो ऐसा बिहेव करता है, तो दूसरे जो मित्र होते हैं वो चीज़ भी वो क्या कर पाते हैं, उसको अर्जित कर पाते हैं। तो यही चीज़ है ना कि अगर बच्चा परिवार में रहता है तो वो सिर्फ इसको परिवार तक ही सीमित रह पाता है। फलत है उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो पाता है। परंतु जो आधुनिक विद्यालयों का बालकों का दृष्टिकोण क्या है, विश्व के संदर्भ में विकसित किया गया है। जो बालकों का जो दृष्टिकोण है और जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको एक वर्ल्ड लेवल तक जोड़ा गया है, और विद्यालय में विभिन्न वर्गों संप्रदायों के बालकों के संपर्क में आकर उसका दृष्टिकोण क्या हो गया है, विस्तृत होता जाता है। तो यही है कि बालक के विकास में किस टाइप से अपनी भूमिका को निभाता है, उसके दृष्टिकोण को वो बड़ा करता है। इट मीन्स वो घर को एक विश्व के साथ जोड़ने का वो प्रयास करता है। जो विद्यालय है वो यही काम करता है कि वो एक घर को क्या कर पाता है, एक विश्व स्तर पर जोड़ता है। ऐसे ही इस टाइप से जो विद्यालय का होता है वो काम होता है। साथ ही बाह्य समाज से उनका संपर्क स्थापित हो जाता है, और इस प्रकार विद्यालय घर और बाह्य जीवन को क्या करता है, जोड़ने की एक कड़ी का काम करता है। तो आपने देख लिया कि किस टाइप से जो बालक है, बालक के विकास के अंदर वो जो विद्यालय है वो अपनी भूमिका को निभा रहा है। बालक के विकास में कैसे भूमिका निभा रहा है, वो क्या कर पा रहा है, एक तो घर को विश्व तक, उसके जो घर तक की सीमित जो उसकी वो हैं विशेषताएं, वो घर तक की सीमित विशेषताओं को क्या कर रहा है, विश्व लेवल तक जोड़ रहा है। ऐसे ही फिर वो उसको क्या कर रहा है, संस्कृति की उसकी संस्कृति को संरक्षित रख रहा है। अभी मैंने आपको ये सब पॉइंट बताया तो आप उसको कोरिलेट इजिली कर पाते हैं। जीवन की जो जटिलता होती है उनकी परिस्थितियों से लड़ने के काबिल बनाता है विद्यालय। तो बालक के अंदर इस टाइप के गुणों का क्या कर रहा है, वो विकास कर रहा है विद्यालय। ऐसे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि शिक्षित नागरिकों का निर्माण। अब विद्यालय क्या करता है कि शिक्षित नागरिकों का निर्माण करता है। विद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान होता है ना जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो वे स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं। और आपने ये मतलब ये भी सुन रखा होगा कि जो आपका वो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या होती है, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। उनको कारखाने में काम करने से मना किया जाता है। उनको क्या की जाती है, सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा हर बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आपने देख रखा होगा कि 8 तक की कोई फीस नहीं लगती, और नहीं तो सरकार उनको और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। उनको कपड़ों के पैसे दिए जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स के, बुक्स के, इन सब के पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो ये सब क्या है, सरकार ने ही एक भूमिका मतलब अपनी अदा करती है। तो ये विद्यालयों के द्वारा ही हो पाता है ना कि जो विद्यालय, वो जो विद्यार्थी होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, शिक्षित नागरिक बन पाता है। साक्षर होने के साथ साथ उनमें धैर्य, सहयोग, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना अपने काम के प्रति, उनके अंदर एक धैर्य होना, सहिष्णुता होना, और बहुत से गुणों का क्या करता है, वो विद्यालय के अंदर अपने अंदर विकास करता है। और इस प्रकार बड़े होकर बालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं। और विद्यालय के अंदर जब वो एक अच्छे मतलब उस पर साक्षर हो जाते हैं तो वो एक अच्छे रेपुटेटिव जॉब करने लग जाते हैं, रेपुटेटिव जॉब करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको उनका नागरिक के अंदर योगदान होता है। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या फिर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो ये क्या है, ये वो अपने समाज के अंदर अपनी भूमिका को अदा करते हैं वो बालक। तो यही चीज़ है कि बालक इस टाइप से, बालक के विकास के अंदर वो विद्यालय जो है इस टाइप से क्या करता है, बालक के विकास के अंदर अपनी भूमिका को अदा करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। अब विद्यालय कैसे एक और टाइप से अपनी भूमिका को अदा करता है। विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। जो विद्यालय होता है वो घर की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा अच्छा स्थान होता है शिक्षा के लिए, क्योंकि घर में तो बच्चा एक सब वो क्या कहते हैं, सीमित शिक्षा प्राप्त कर सकता है, परंतु जो विद्यालय है उसमें उसको असीमित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से उसको बड़े लेवल पे क्या हो पाता है, वो आपस में जुड़ पाता है, समुदायों से जुड़ पाता है। तो इस कारण से अब इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है कि जो विद्यालय है वो घर की अपेक्षा उत्तम स्थान होता है। विद्यालय वह स्थान है ना जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, और विद्यालय एक ऐसी संस्था जहाँ बच्चों की शारीरिक, मानसिक हो गए, नैतिक गुण का विकास होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। और कारण यह है कि विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों और दृष्टिकोण पर बालक आते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग गुणों के, अलग अलग उनमें रुचियाँ होंगी, अलग टाइप के उनके स्वभाव होंगे। तो इस टाइप से बच्चे, सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अलग अलग लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनके गुण को अर्जित करते हैं। जो उसके अंदर खासियत है वो अपने अंदर वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है और लोगों के अंदर और ज़्यादा
मतलब उनमें गुण अर्जित हो पाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा है ना कि जो विद्यालय ना वो घर की अपेक्षा कैसा स्थान है, उत्तम स्थान है शिक्षा के लिए। अतः परस्पर संपर्क के कारण बालक उन बातों को सीखते हैं जिन्हें वह घर की चार दीवारी के अंदर नहीं सीख पाते हैं। और विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर वृहद समाज का प्रतिबंध लिए हैं, जिसमें जीवन का व्यतीत करके सीखा जाता है। इनमें जीवन को वो जीवन कैसे जीना है इसके बारे में सीखा जाता है। यह शुद्ध, सरल एवं उत्तम समाज होता है। तो यही चीज़ें ना आपने देख लेना कि इस टाइप से जो विद्यालय है वो कैसे एक कारगर सिद्ध हुआ है घर की अपेक्षा शिक्षा को प्राप्त करने के अंदर। तो यही चीज़ बोली गई है इसके अंदर। यदि बालकों को संसार के ढंगों से परिचित कराना है, यदि उनको सामाजिक शिष्टाचार या सहानुभूति सिखानी होती है, तो यदि उनके निष्पक्षता और सहयोग के महत्व को बताना है, तो उनको घर से बाहर विद्यालय में भेजना अनिवार्य होता है। क्योंकि बच्चे वहीं पे जाकर ये सब चीज़ें सीख पाते हैं। क्यों सीख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग उनके दृष्टिकोण से होते हैं, और आपस में जाकर वो मिलते हैं तो उनसे उनको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसी कारण से जो विद्यालय है वो बेस्ट प्लेस है कंपेरिजन टू घर। क्योंकि घर में तो हम बेसिक चीज़ें वो तो कंपल्सरी हमें आनी चाहिए, परंतु उससे भी अगर हमें समाज में रहना है, उठना बैठना सीखना है, तो हम विद्यालय के अंदर ही जाकर सीख पाती हैं। इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। तो इसमें आपने देख लिया। अब ऐसे आपका ये है कि जो ये है, ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अंतर संबंधित में परिवार में जो चीज़ें हम सीखते हैं, परिवार से हम फिर समाज में, जो स्कूल है, वो जो विद्यालय है, वो हमें परिवार से ज़्यादा मतलब परिवार को जोड़ने और संसार को परिवार से जोड़ने का कार्य करता है। तो यही चीज़ है कि विद्यालय के थ्रू पता है, ऐसे सब समाज है वो भी हमारे परिवार आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो परिवार में हम रहकर सीखते हैं। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि दूसरे आपस में क्या है, ये तीनों चीज़ आपस में क्या है, संबंधित रखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि ऊपर आपने जो पार्ट में देखा कि परिवार, समाज व स्कूल की भूमिकाओं को विशिष्ट रूप से अलग करके समझने का प्रयास किया, परंतु ये जो सभी संस्थाएं हैं वो पारस्परिक रूप से क्या है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं एवं नियमित रूप से क्या होती है, अंतर्क्रिया होती हैं। अब नीचे मैंने आपको इसमें लिखेगा कि स्कूल जिस समय में स्थित है उससे नियमित रूप से संपर्क रहता है, और दूसरी तरफ वह परिवार नामक संस्था के साथ भी नियमित संवाद करता है। ऐसे ही समाज, परिवार और स्कूल के मध्य क्या होता है, संबंध बना रहता है। जो आप देखते हैं कि जो स्कूल जिस समाज में वो होता है, और ऐसी उसी समाज में क्या है, परिवार भी स्थित है। जिस समाज में स्कूल स्थित है उसी समाज में क्या परिवार भी स्थित है, और परिवार में जो चीज़ हम सीखते हैं वैसे ही हम क्या कर पाते हैं, वो उसको हम समाज में अप्लाई करते हैं, और फिर हम स्कूल से भी वो चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जब हम परिवार को देखते हैं तो वह एक और समाज का भी अनुभव होता है, और दूसरी ओर जब वह अपने बच्चे के संबंध में विद्यालय के साथ नियमित रूप से जुड़ा रहता है, तो आपने यही देखा कि जब हम एक परिवार को देखते हैं तो समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर देखा जाए तो समाज का अभिन्न अंग परिवार ही तो है ना, तो इसी टाइप का विद्यालय भी है। तो ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसके अंदर यही चीज़ कही गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको सोचा कि बता देती हूँ कि थोड़ा सा आपको एक अगर पूछ लिया जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप इसको समझा पाए कि किस टाइप से इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है ना कि इन संस्थाओं को आपस में जोड़े रखने का महत्वपूर्ण कार्य एक व्यक्ति ही करता है, क्योंकि व्यक्ति इन तीनों संस्थाओं के केंद्र में स्थित है। वो परिवार में भी स्थित है, समाज में भी स्थित है, स्कूल में भी स्थित है। तो इन तीनों को कौन कनेक्ट करता है, एक व्यक्ति ही करता है, एक मानव ही करता है। और मानव विकास में इन संस्थाओं की भूमिका को देखें तो यह तीनों ही संस्थाएं मानव विकास में समग्र रूप से क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और व्यक्ति के संपूर्ण विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। और प्रभावित किस टाइप से करती है, आपने वो चीज़ें ऊपर पढ़ ली अच्छे से। तो यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मैंने आपको इसके अंदर तीनों उसके बारे में बता दिया, जो सामाजिक संस्थाएं हैं तीनों की तीनों, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। परिवार हो गई आपकी पहली, दूसरी आपकी समाज हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, विद्यालय हो गया, जो कि मैंने आपको ऊपर ये बातें बताई थी कि हम इसको इस टाइप से पढ़ेंगे। ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं हमारे समाज की, उसके बारे में आपने देख लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको, क्योंकि आपने देख रखा कि मैंने आपको कितनी इजी कंसेप्ट में, अगर आपने किसी भी बच्चे ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो उसको पता होगा कि मैंने इसके अंदर कितने अच्छे से इसको बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिर भी आपको कुछ भी पेपर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम क्वारीज होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय।